भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका संस्कृति संवाद में, जो आपको रूबरू करवाता है भारत की इनक्रेडिबल संस्कृति से। आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे उस जर्नी पर जहां गांव की मिट्टी की खुशबू भी है और शहरों की चमक भी, जहां लोक गीतों की मिठास और नृत्य की लय है तो इतिहास की गहराई और भक्ति की ऊंचाई भी। हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी पहचान है और यही विरासत हमें हमारी जड़ों के साथ जोड़ती है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं उस अनमोल विरासत को जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन और हमारी धड़कनों का हिस्सा रही है। मधुर मधुर नदर हो सुनग मकान Gotipua, one of the earliest dance forms of Orissa. Shelley, Keats, as poets of romantic age, definitely had an impact, because this can be explained with reference to, I think, imagery. हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत के महान योद्धा अभिमन्यु के नाम पर बसा हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले का गांव अभिमन्युपुर। दिल्ली में ज्ञानपथ श्रृंखला के अंतर्गत आर कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइड पुस्तक का विमोचन और परिचर्चा आयोजित की गई। तो आइए शुरुआत करते हैं कल्चरल परफॉर्मेंस से। कश्मीर का शानदार म्यूजिकल ट्रेडिशन हमें एहसास करवाता है पहाड़ों की ठंडी हवाओं और झेलम की लहरों का, और ऐसा जादू रचता है जो हमें मेस्मराइज कर देता है। सांस्कृतिक प्रस्तुति में आज हम सुनेंगे प्रख्यात गायक धनंजय कौल से कश्मीरी लोक संगीत। धनंजय कौल न सिर्फ कश्मीरी लोक और सूफियाना संगीत के एक्सपर्ट हैं, बल्कि उन्होंने सैकड़ों गीतों की रचना की है। उनकी आवाज़ में कश्मीर का सोल बसता है, कभी दर्द, कभी सूफियाना अंदाज, कभी प्रेम, तो कभी आध्यात्मिक उड़ान। तो पेश है ये खास परफॉर्मेंस।
saga pa ma re ni ma da ba ga saga pa ni da ma re ma da sa ni ba ga ma re ni sa pa re re sa ga bagawan az sunagam ka bagawan az बग्यावन आसु नगम का बुलंद बुल बुलंद सुम बुलंद मसवलन होंदे खुमार हो बुलंद बुल बुलंद सुम बुलंद मसवलन होंदे खुमार होत तुम्हार मोत मधुर मधुर नदर होत सुनग मका बग्यावन Gavin asnagmaka बुलंद बुलबुलंत सुम्बलंत मसवलन होंदे खुमार होत बुलंद बुलबुलंत सुम्बलंत मसवलन होंदे खुमार होत तुम्हारे मोत मधुर मधुर तनदर होत सुनगमका बग्यावन बग्यावन असुनगमका तिक्याज az şu jang bazal sazol gandit kashir mein zag het to sumbalan apaja porgatsan chanchu haklant buzmalan bihit achanchu zal to sumbalan apaja porgatsan chanchu haklant buzmalan bihit achanchu zal सांस्कृतिक प्रस्तुति के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट सिने सर्कल की तरफ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उड़ीसा की एक बेहद प्राचीन और आइकॉनिक परंपरा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री गोटीपुआ। ये फिल्म उन नन्हे कलाकारों की मेहनत, डिवोशन और पैशन की कहानी है जो कड़े डिसिप्लिन के साथ इस विरासत को आज भी जिंदा रखे हैं। फिल्म में आप देखोगे कि कैसे छोटे लड़के लड़कियों का रूप धरकर पारंपरिक वेशभूषा में भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन होकर अद्भुत नृत्य करते हैं। दरअसल आज जिसे हम ओडिसी नृत्य के रूप में जानते हैं उसकी जड़ें इसी परंपरा से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं बल्कि इंडियन आर्ट और ट्रेडिशन को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। आइए देखते हैं। Gotypua, one of the earliest dance forms of Orissa. Gotypua in Oriya means single boy. The dance recital by a single boy dressed in female costume is known as Gotypua dance. The Gotypua dance form came into existence around the second half of the 16th century during the reign of the Bhoi king Ramachandra Dev. The Devadasis, or the Mahari dance tradition, dominated the period preceding the emergence of the Gotypua style. The Devadasis were female attendants or consorts of the god and resided within the temple precincts. The philosophy behind the Gotypua dancing as a female is embedded in the cult of Shakibhava, a religious movement in which the devotees consider themselves as the Lord's consorts. The Bhoi king Ramachandra Dev established akhadas or gymnasiums in each street of the town to encourage physical culture and trained Gotypua dancers.
The Gotipuas also came to be known as Akhara Pilas, or the boys of the gymnasium. The Vaishnavas chose Gotipua dance as the purveyor of their cult. The songs in the Gotipua dance are generally the compositions of Vaishnava poets of Orissa, describing the amorous dalliances of Radha and Krishna. Gotipua dancers are trained in the Gurukul, or the resident institutions. A Gotipua group consists of 4 or 5 members with a guru holding overall charge. The guru also sings on the harmonium or madal. Every morning in a Gurukul, the day begins with an elaborate riwaj. This is followed by massaging and various physical exercises to keep the body in perfect order. Body language dominates Gotipua dance. Especially the Bandha dance requires acrobatic feats. So, physical fitness is a must for all Gotipua dancers. Gotipua dancers have to devote long hours to rigorous practice with strict discipline. This has become an integral part of their daily routine. Gotipua dancers, bathing is not just a day's chore. It is a holy ablution, preparing the performers for a journey into creativity. A simple but nourishing breakfast keeps the dancers in perfect shape for a day-long arduous routine. Daily rehearsals make the dancers conversant with the medium. Bandha dance is an interesting variety of the Gotipua school. This dance needs a flexible body with supple physical movements. The difficult and intricate postures make it a challenging job for the learners. Gotipua is the mother of the modern Odissi dance form, but there are some striking differences between the two forms. The costumes are similar, but other techniques vary. अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार की तरफ, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जिन्होंने हिस्ट्री और म्यूजिक दोनों फील्ड्स में अपनी अलग पहचान बनाई। पंडित टी.के. सुब्रमण्यम को दुनिया एक एमिनेंट हिस्टोरियन के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि वो एक शानदार मृदंगम वादक भी थे। दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को इतिहास के पन्नों से खोजकर संगीत की लय में पिरो देना, इसमें उनको महारत हासिल थी। 4 दशकों से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, कई भाषाओं का ज्ञान और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका डिवोशन उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बनाता है। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ और प्रेरणादायक और कम चर्चित पहलुओं के बारे में। What could be the plausible sources of influences on or inspiration for Bharati? You see, generally people who have written so far, they have, I mentioned about Shelley to this thing, that romantic age impact, a lot of people have compared, and even I think one gentleman has written on Milton and Bharati also. So Shelley, Keats as poets of romantic age definitely had an impact, because this can be explained with reference to, I think, imageries when it comes, some of these imageries, that's more use of air and fire. I mean, that kind of analysis has taken place. Rousseau seems to have had a very profound influence on him. The inherent goodness of man is that contribution. Then what I want to say is, suppose you take songs, some of his songs. One example I would like to give is that of Walt Whitman. Walt Whitman lived in 1819 to 1892 during the American Civil War. So, during the American Civil War, there are 2 things which I think
Bharati owes to Walt Whitman. One is the prose poetry. We call in Tamil Vachana Kavidai. Definitely he is indebted to Whitman. The second thing which I very, very clear influence is a song in Tamil, I don't know whether people are familiar with it, On the Flag. Here he does not say Tamil or Bharadatai. Mother, Tayin Manikodi Parir. And it is Mata Dwajas Sambam originally. So, it is on a flag star. So, then when we look into American literature, this man has written Banner at Daybreak. Oh. So, somewhere either in an English class or in some this thing, this kind of reading or as an editor, somewhere he must have 1865 is very, very important. See, this is the time, this is the kind of identity formation that takes place. See, identity formed out of 38 spacious and doughty states. Like that, he repeats that here in this particular song. And heroic men tramping from different parts of India. He is visualizing that to fight the British. It is in English, that is why I can quote. Heroic men tramping from different parts of India and gathering under the national flag in martial formation to fight unto death the fierce Tamilians, daring Telugus, death-defying Marathas, the doughty Rajputs, the patriotic Bengalis and others, Indians, speaking various languages, united by their common hatred for the enemy. That is important. So, it is that sentiment which is important. They are all united for in their common of the alien government. So, that is how it goes. Tayin Manikudi has the external form of the song and all that. Then others have also analyzed why generally Tamil literary convention called Ananda Kalippu is used for divine poetry only, but he has put it here, and somebody has interpreted that when you sing this song, actually a dark goddess of vengeance will rise to destroy the British demon and restore freedom, and it should, the way that you sing, it should be like a mantra and produce the effect. Wow. So, this is one example. I thought that this is the way that actually influences come. I mean, we can give any number of examples. चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे बेहद खास सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के ऐतिहासिक गांव अभिमन्युपुर। महाभारत की वीरता और बलिदान का साक्षी ये गांव कुरुक्षेत्र से कुछ ही दूरी पर है। माना जाता है कि ये वही पवित्र स्थान है जहां वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश कर उसे भेदने का अद्भुत साहस दिखाया था और वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। इतिहास, आस्था और लोक स्मृतियों से जुड़ा ये गांव आज भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को संजोए हुए है। तो चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक गांव की एपिक स्टोरी क्या है। हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत के महान योद्धा अभिमन्यु के नाम पर बसा हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले का गांव अभिमन्युपुर धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। महाभारत के युद्ध में इसी स्थान पर अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने कौरवों के रचित चक्रव्यूह को तोड़ा था और अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। अभिमन्युपुर और आसपास के क्षेत्र में हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई धार्मिक स्थान हैं, जो कि कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा का हिस्सा हैं। पशुपालन और कृषि यहाँ लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं। दुकानदारी, लघु उद्योगों और पर्यटकों से होने वाली आमदनी कुछ परिवारों के लिए आजीविका का साधन है। गेहूं और चावल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अभिमन्युपुर ने खेल के मैदान से लेकर शिक्षा क्षेत्र और राजनीति तक में देश को विलक्षण प्रतिभाएं और नेतृत्व दिए हैं।
अर्जुन पुरस्कार विजेता वॉलीबॉल खिलाड़ी दलेल सिंह, बास्केटबॉल खिलाड़ी अमित पराशर, IPS अधिकारी ईश्वर सिंह और अशोक कुमार ने देश और अभिमन्युपुर का नाम गौरवान्वित किया है। पास में ही स्थित अदिति वन और सूर्य कुंड लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। वामन पुराण में भी यहाँ के महत्व का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि माता अदिति ने सूर्य देव को इसी स्थान पर जन्म दिया था। महिलाओं द्वारा यहाँ स्नान करने और माता अदिति के दर्शन करने का विशेष महत्व है। अभिमन्युपुर के नजदीक एक यक्ष और यक्षिणी का मंदिर भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। गांव के प्राचीन स्थान को अभिमन्यु खेड़ा के नाम से जाना जाता है और कौरवों द्वारा जहां चक्रव्यूह रचा गया था और अभिमन्यु को मारा गया था, उस स्थान को अभिमन्यु का टीला या अभिमन्युपुर का किला कहा जाता है। 10 मीटर ऊंचे अभिमन्यु के टीले की खुदाई अभी तक नहीं की गई है। यहाँ लाल बलुआ पत्थर के 2 स्तंभ पाए गए थे, जो कि अब नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। गांव में अभिमन्यु पार्क निर्माणाधीन है, जिसमें अभिमन्यु की एक 18 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। अभिमन्युपुर में श्रद्धा और प्राचीन इतिहास का अद्भुत समागम देखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि डाइवर्सिटी के साथ भरी हमारी संस्कृति के अनूठे रंगों ने आपके दिल को कहीं ना कहीं छुआ तो जरूर होगा। इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार कोशिश करते हैं कि हमारी परंपराएं, लोक कलाएं और सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक पहुंचे और उन्हें गर्व महसूस हो। अगर आपके गांव या शहर में भी ऐसी कोई कहानी है तो आप उसकी तस्वीर या फिर छोटा सा वीडियो बनाकर हमें इस ईमेल आईडी पे भेजिए जो नीचे मेंशन है। चाहे वो 10 सेकंड का ही क्यों ना हो, बहुत छोटा हो, उसमें अगर संस्कृति की महक है तो वो इस मंच का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि मेरा गांव मेरी धरोहर आपके गांव और शहर की कहानी को देता है एक नेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाते जाते देखिए IGNCA में हुए कुछ खास कार्यक्रमों की झलकियों को हमारे आखिरी सेगमेंट सांस्कृतिक सुर्खियां में। फिर मिलेंगे आपसे और चलेंगे कला और संस्कृति के एक और नए सफर पर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हाँ, आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार। दिल्ली में ज्ञानपथ श्रृंखला के अंतर्गत आर कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइड पुस्तक का विमोचन और परिचर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, शिक्षाविदों और विचारकों ने भारतीय संविधान की आत्मा, उसके मूल्यों और बदलते समय में उसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने संविधान को देश की लोकतांत्रिक नींव बताते हुए नागरिकों में इसके प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम सिर्फ पुस्तक विमोचन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संविधान के प्रति गर्व, समझ और सहभागिता को बढ़ावा देने का एक सशक्त मंच बनकर उभरा। दिल्ली में भारत विद्या परियोजना द्वारा भारतीयता का प्रश्न और व्याख्या, कौन है भारतीय, पुस्तक के लोकार्पण और परिचर्चा का आयोजन हुआ। विद्वानों, चिंतकों और श्रोताओं के बीच हुए गहन विमर्श ने भारतीय पहचान, परंपरा और समकालीन संदर्भों को नई दृष्टि के साथ समझने का अवसर प्रदान किया। IGNCA के अध्यक्ष पद्म भूषण राम बहादुर राय ने कहा कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारतीयता आज पूरे विश्व में और स्वयं भारत में भी बहस का विषय बनी हुई है। ये पुस्तक इस प्रश्न को गंभीरता से समझने और सही दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करती है। पुस्तक के लेखक राजीव वोरा सहित सभी वक्ताओं ने इस विषय पर सार्थक विचार प्रस्तुत किए। दिल्ली में IGNCA के आदि दृश्य प्रभाग द्वारा 10वें डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर स्मृति व्याख्यान का आयोजन हुआ। व्याख्यान का विषय था पैलिलियो रॉक आर्ट एंड सिंबॉलिक ट्रेडिशन फॉर हिस्टोरिकल एंड ह्यूमन कॉग्निटिव इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। वक्ता प्रोफेसर V सेल्वा कुमार ने अपने व्याख्यान में भारत की प्राचीन कला परंपराओं और मानव सभ्यता के विकास में उनकी भूमिका को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास ने की। केंद्र के डीन और कलानिधि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और आदि दृश्य प्रभाग की विभागाध्यक्ष ऋचा नेगी की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। So definitely it is something very historical or something which is India must be proud of it, because we all know that we started our Gyan Parampara from Shruti and Smriti, because
listening and memorizing all Vedic traditions. And there was no writing system. So what we were doing all such rock art or inscriptions. So our ancient knowledge is available in the form of the rock arts and inscriptions, and it is really a challenge. इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी आदि दृश्य रॉक आर्ट ओवर द इयर्स दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शकों को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और शैल चित्रों की समृद्ध परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी और संस्कार भारती काशी महानगर के संयुक्त तत्वाधान में मासिक सांगीतिक श्रृंखला नाद यात्रा का आयोजन हुआ। आईजीएनसी के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित ने नाद यात्रा को जीव से नाद ब्रह्म की एकात्मता की यात्रा बताया। मुख्य प्रस्तुति में शास्त्रीय गायिका चिन्मयी आठले ओक ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय बंदिशों और भजनों की मनोहारी प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बुधादित्य प्रधान ने सितार वादन के माध्यम से रागों की सूक्ष्मता और विस्तार का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।